नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा सर। हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है अंबानीज और अडानीज, और उसी क्रम में एक नया डेवलपमेंट बहुत तेजी से आया है। धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करूंगी क्वेश्चन में कि अडानी का प्रोजेक्ट धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को ही क्यों दिया गया है। बट आगे बढ़ने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीए स्ट्रीम के ऊपर है, नंबर स्ट्रीम के ऊपर है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। गायत्री जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये विषय जो है देश की आगे आने वाले समय जो विकास की राजनीति है उसको बहुत प्रभावित करने वाला विषय है ये। और ये बिल्कुल जो पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो विपक्ष तो इस हद तक चला गया है कि समझिए अडानी को जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं धारावी वाला, तो शुरू हो चुका है वो। उसका विरोध करने भी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी स्वयं मुंबई के अंदर थे। और राहुल क्या किस हिसाब से डेट तय की गई थी कि जिस दिन राहुल गांधी बम्बई में थे उसी दिन जो है कोर्ट में फैसला भी आना था कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए या अभी इसको कंटिन्यू किया जाए। तो खैर वो तो रुका नहीं, वो तो कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिया, वो आगे उसकी आगे डेट पड़ गई है। लेकिन अडानी को ये प्रोजेक्ट धारावी को मिलने से परेशानी किनको किनको है। और दूसरे एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं दर्शकों से आपके, गायत्री जी, कि बम्बई की धारावी वाला जो प्रोजेक्ट है उसको इस देश में केवल अडानी ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तो उसकी वजह है कि एक तो धारावी को, अगर जो लोग थोड़ा धारावी की हिस्ट्री से परिचित हो तो कुछ लोग उसको एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहते हैं, कुछ बम्बई के देश का तो सबसे बड़ा स्लम वो था ही, और कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहते हैं कि इतना बड़ा स्लम पूरी दुनिया में कहीं नहीं, जितने बड़े एरिया में वो फैला हुआ था। और वो बम्बई के समझिए एक तरह से हार्ट ऑफ द बम्बई है। वो बम्बई के बीच में एक तरह से कोड़ की तरह था, कलंक की तरह था। और कई बार इसकी योजनाएं बनी लेकिन कभी सफल नहीं, और उसका कारण ही सिर्फ ये था कि उस प्रोजेक्ट को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था। और ये अडानी ने बड़े साहस का काम किया, और अडानी क्यों उसको कर सकते हैं इसका भी कारण बताऊंगा। तो अडानी के लेने के बाद जिन लोगों की गिद्ध निगाह उस पर लगी हुई थी, बम्बई के बड़े बड़े बिल्डर, और जो अब तक अपना काम गुंडे बदमाशों से चलाते रहे, उनको आग लगी हुई है। उनको लगा कि हम तो इसको कर नहीं पाए, और ये अडानी यहाँ पर आ गए तो आगे अभी वहां पे कई और स्लम में भी इस तरह की योजनाएं चलेंगी। ये धारावी से तो शुरुआत हुई है उसकी, और उसके बाद इनका बुरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, क्योंकि जो अडानी की कार्यशैली है और जो बम्बई के बिल्डरों की कार्यशैली है उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, गायत्री जी, कि बम्बई हिंदुस्तान में बिल्डरों का सबसे बड़ा सेंटर, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिल्डर वहां पर काम करते हैं। और उनके काम करने की शैली क्या है इसको जरा आप समझिए। आज की कहानी नहीं बता रहा हूँ कि अक्टूबर 90, मेरे ख्याल से सितंबर नहीं, हाँ सितंबर 1995, और एक बिल्डर की हत्या हुई, ओम प्रकाश कुकरेजा की। और कुकरेजा जी जो थे वो केवल बिल्डर ही नहीं थे। कुकरेजा जी जो थे वो बम्बई के बिल्डर्स और डेवलपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी हस्ती वो आदमी था। लेकिन केवल कुकरेजा जी की हत्या क्यों हुई ये नहीं, कुकरेजा जी की जब हत्या हुई तब पता ये चला कि उनकी हत्या हुई थी सितंबर 1995 में। और ये पता चला कि इससे पहले के जो 16 महीने हैं उन 16 महीनों में 15 बिल्डरों की हत्या की जा चुकी थी। तो ये बंबई में बिल्डरों के बीच हत्याओं का खेल कैसे चलता था ये इसका एक नमूना है। और इसका एक और मतलब, और उसमें कैसे बड़े बड़े गैंगस्टर इन्वॉल्व होते थे कि अभी आपने सुना होगा, जो अभी क्या, आप तो 8-10 साल हो गए कि 2015 में जो अबू सलेम को उम्र कैद की सजा हुई है, किस जुर्म में सजा हुई है उसको? उसको बंबई के बिल्डर, और ये उसी एरा में 1995 में ही, हाँ 1995 में ही राजेश जैन एक बिल्डर हुआ करते थे बॉम्बे के, उनकी हत्या में उसको 2015 में सजा हुई है, अबू सलेम को उम्र कैद हुई है, जेल काट रहा आपने। तो आप सोचिए कि ये खेल जमीनों के लिए और बिल्डरों की आपस की राइवलरी जो थी ये कितनी भयानक थी, कि मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि 30 साल पहले 16 महीनों में 15 बिल्डर मौत के घाट उतारे जा चुके थे। ये स्थिति बंबई के अंदर थी। एक बड़ा वहां पे शूट आउट आप बड़ा सुनते हैं, ऐतिहासिक शूट आउट है बॉम्बे का, जिसको फिल्म भी बन चुकी है, शूट आउट एट लोखंड वाला। और उसमें वो माया डोलस जो उसमें बड़ा अपराधी था और उसके साथ साथी, कई घंटे वो एनकाउंटर चला था और बिल्डिंग के अंदर चला था। उसके बाद वो सातों साथी उसके मार दिए गए। लेकिन उसके पीछे की कहानी आज भी ये है कि उसका उस पूरे शूट आउट के पीछे एक बिल्डर था
क्योंकि बिल्डरों की रंगदारी वसूली जाती थी, उससे दाऊद वसूलता था, उसने दाऊद के वसूली में हस्तक्षेप कर दिया था। तो बिल्डर ने किस तरह से दाऊद से बात की, फिर दाऊद ने कैसे पुलिस को मैनेज किया, वो एक अलग कहानी है। तो आप ये समझिए कि तब से ये कहानी चली आ रही है। तो ऐसे खतरनाक माहौल में जहां जान का खतरा हो, वहां बंबई का सबसे महंगा प्रोजेक्ट और बेस कीमती प्रोजेक्ट, मैं महंगे अलावा मैं बेस कीमती क्यों कह रहा हूँ कि धारावी का स्लम जिस समय खाली होगा और वहां पर अडानी को काम शुरू शुरू करेंगे, वो अपने हिसाब से जब सिटी को बसाएंगे, तो वो हिंदुस्तान नहीं, वो दुनिया की सबसे महंगे इलाकों में से होगा धारावी। और सबसे खास बात यह कि उसमें धारावी के जो लोग जिनको हटाया जा रहा है, जिनके नाम से मकान या जमीनें थी, उनके लिए भी वो रिहेबिलिटेशन का इंतजाम उन्होंने किया है, उनके पूरे प्रोजेक्ट में वो शामिल है। तो इन बिल्डरों को आग इस बात से लगी हुई है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि इस प्रोजेक्ट को केवल अडानी ही कर सकते थे, क्योंकि अडानी इन सारी चीजों को झेल चुके हैं। पता नहीं, मैंने शायद आप ही के कार्यक्रम में एक बार पहले भी बताया था कि अडानी की किडनैपिंग हुई थी, वो भी मेरे ख्याल से 95 या 96 की ही बात है। लखनऊ में हैं? लखनऊ में आपने बताया था, लखनऊ में आपने हमारे एक बार शो में पहले बताया था। हाँ बता दो, नहीं लखनऊ में नहीं हुई थी, लखनऊ का गैंगस्टर था वो लखनऊ का गैंगस्टर था, ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू, जिसका नाम जो आजकल जेल में बंद है, सब लोग जानते हैं उसको। तो ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू के गैंग ने उसको अहमदाबाद में किडनैपिंग की थी, और उस जमाने में 20 करोड़ रुपए की फिरौती देकर गौतम अडानी छूटे थे। तो वो बहुत जिंदगी के बहुत शुरू में इस तरह के थपेड़े वो झेल चुके हैं। और उस समय अडानी की कोई हैसियत नहीं थी, मतलब जो बड़े आदमी थे, तो 20 करोड़ रुपए उस जमाने में भी देना, लेकिन जो आज की स्थिति है उसके सामने कोई तुलना उनकी नहीं की जा सकती। तो वो आज से 30 साल पहले वो ये सब झेल चुके हैं, और उनको मालूम है कि इन गुंडों से, इन बदमाशों से कैसे निपटा जाता है। और इस वजह से अडानी को वो प्रोजेक्ट मिला है। और उसके बाद अब जो दूसरा वहां पे प्रोग्राम शुरू हुआ है कि वो मुकदमेबाजी, कि जरा कोर्ट के अंदर चले जाओ और इसको किसी तरह रुकवाओ, जिसमें मैंने कहा ना, राहुल गांधी और उसी दिन पहुंचता और उसी दिन कोर्ट का फैसला आता, वो संयोग से उनके पक्ष में आता है। और इसके अलावा धरना प्रदर्शन शुरू होगा, और इस धरने प्रदर्शन का एक कनेक्शन तो फिलहाल अभी कुछ नहीं डायरेक्ट, लेकिन जरा आप जोड़ के देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या, और बाबा सिद्दीकी की हत्या को इन लोगों ने बड़ा कम्युनलाइज करने की कोशिश की, बड़ा पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसमें वो जमीन का ही कोई मामला निकल रहा है। और इसीलिए जो लोग बाबा सिद्दीकी की मौत पे बड़ा छाती अपनी पीट रहे थे, आप गौर करिए, उसके बाद अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ कि बॉम्बे के जो महाराष्ट्र की अपोजिशन है, बिल्कुल शांत है, कि जैसे अपोजिशन से कोई लेना देना ही नहीं। बाबा सिद्दीकी भूल गए बाबा सिद्दीकी को, क्योंकि उसके पीछे जो कारण निकलेंगे तो उसमें बहुत लोग नंगे हो जाएंगे, तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो बॉम्बे का जो वो माफिया है, जो जिसको आप गैंगस्टर ही कह सकते हैं, सीधे सीधे अपराधी, उसकी आय का सबसे बड़ा साधन ये बिल्डर ही थे, और इन्हीं के जरिए वो वसूली करते थे। मैंने 30 साल पहले का जो किस्सा आपको बताया, ओम प्रकाश कुकरेजा की जब हत्या हुई तब से लेकर अब तक, तो आप पेपर उठाकर देखिए, हर साल दो चार पांच बिल्डर मार दिए जाते हैं। लेकिन इन इन गैंगस्टरों की एक औकात है, मैं वो उस पर आ रहा हूँ कि अडानी को मिला क्यों है प्रोजेक्ट, कि उन बिल्डरों की एक औकात है। ये बिल्डर तब, ये गैंगस्टर तब भी थे, ये अपराधी तब भी थे बंबई के अंदर, जिस समय टाटा इस देश पर राज करते थे। एक छत्र आज भी है, लेकिन एक छत्र राज उस समय तो कोई था ही नहीं। तो टाटा कहाँ थे? टाटा बॉम्बे के अंदर थे। या उनके जो और कंपटीटर की बात करिए, चाहे वो जेके हो, चाहे वो डालमिया हो, डालमिया तो कलकत्ता में थे, लेकिन जेके हो या जो उनके बाकी जो कंपटीटर थे, वो उनका हेडक्वार्टर बंबई में था। लेकिन कभी आपने सुना क्या कि टाटा से कोई वसूली करने कोई गुंडा पहुंचाओ, या जेके से कोई वसूली करने गुंडा पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्योंकि ये जो बड़ा तबका है, ये दोनों तरह से जानता, दोनों तरह से क्यों जानता है, इसको समझिए कि इन सबके पॉलिटिकल कनेक्शन होते थे। इन सबके पॉलिटिकल कनेक्शन होते थे, तो ये वो गुंडा ये जानता था कि या तो इनके पालतू बन के रहो, और या फिर साफ हो जाओगे, चले जाओगे दुनिया से दूर चले जाओगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने बेखौफ राज किया। मैं अडानी को उसी श्रेणी में रखता हूँ गायत्री जी, कि अडानी से टकराने की औकात इस समय बॉम्बे के अंदर किसी गैंगस्टर की नहीं है। इस समय या पुराने की भी बात कर लीजिए, किसी गैंगस्टर की नहीं है, क्योंकि उनको जो वो जो चढ़ के मतलब 16 महीने में 15-15 बिल्डरों के कत्ल कर देते थे, आज की तारीख में उनकी औकात नहीं कि अडानी को छू सके। और उसकी वजह क्या थी कि उनको पॉलिटिकल शेल्टर मिलता था। एक किस्सा भी बताऊंगा तो दर्शक उसको आप समझ जाएंगे कि किस तरह का शेल्टर होता था और कैसा नंगा नाच होता था।
उन गुंडों के जरिए अपनी राजनीतिक समीकरण ये लोग समझाते थे और बिल्डरों के समीकरण बनते बिगड़ते रहते थे। तो अडानी ने को जो मिला है, तो अडानी के ऊपर हाथ डालने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो एक सबसे बड़ा इनका हथियार जो था, जो अडानी विरोध और मोदी विरोध का झंडा पूरे देश में लेके घूम रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, तो उनको जो सबसे फुट सोल्जर जिसे आप कह सकती, वो जो रोक सकते थे, वो तो गायब हो गए। वो उनके बस के बाहर हो गया मामला कि अडानी को हम रोके। तो अब वो अदालत वाला शुरू हुआ, तो अदालत में भी पहले चरण में मुंह की खाए ये। और दूसरे, आप एक और गौर करिए कि जब धारावी के प्रोजेक्ट की बात हुई और धारावी पे ओपन टेंडर हुआ, तो आप गायत्री जी, उनका जो कंपटीटर जिसने जो कोर्ट गया है, वो विदेशी कंपनी है, वो देश की कोई कंपनी नहीं है। विदेशी कंपनी क्यों आई थी? विदेशी कंपनी इसलिए आई थी कि वो जो छुटभैया बिल्डर हैं, जो बाकी छोटे, तो वो विदेशी कंपनी अपने नाम से ठेका लेती, और बाद में उसको जो ठेका मिलता उसकी बंदर बांट लेकर के, कोई इतना तुम करोगे इतना हम करेंगे, जैसे पीटी कॉन्ट्रैक्टर जिसे कहते हैं ठेकेदारी की भाषा में, उस तरह से यहीं के बिल्डर उस काम को करते। अब अडानी के पास पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है, इनको कोई पूछेगा नहीं। अडानी स्वयं पूरा निपटाने में सक्षम है, आदमी पूरे देश के एयरपोर्ट चला रहा है। और एक एक जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस कंपटीटर कह लीजिए, या जो राइवलरी है, वो अंबानी। तो एक तरह से बम्बई के अंदर अडानी की पहली बड़ी एंट्री है ये, और धमाकेदार एंट्री है। तो जाहिर सी बात, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा मोटा भाई को, उनको परेशानी तो होगी, लेकिन अब वो मना तो कर नहीं सकते। लेकिन अब वो अलग अलग हथकंडे जैसे चलते हैं, वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अडानी ही उस काम को कर रहे हैं, और अडानी उसको सफलतापूर्वक करेंगे, और इस तरह से अडानी को कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया कि अडानी ही इस काम को कर सकते थे, क्योंकि अब उनके खिलाफ वो जो पॉलिटिकल शेल्टर वाले थे वो भी गायब हैं, जो शुद्ध गुंडई पे थे वो भी गायब हैं, और जो कोर्ट वोट जाने वाले काले कोट वाले थे वो भी गायब हैं। तो उस आदमी को रोकना असंभव है, और ये अच्छे से सरकार भी जानती थी, और जो मुंबई का है वो भी बहुत अच्छे से जानता था कि ये टेंडर एंडर कुछ भी हो जाए, ये धारावी को पूरा शिफ्ट करना एक बड़ी आवासीय कॉलोनी में असंभव है। उस असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं गौतम अडानी, और ये केवल उन्हीं के बस का था, और मैंने कारण उसके बताए। सर, आप कह रहे हैं इस पे प्रोटेस्ट वगैरह और वो सब भी चालू हो जाएगा, तो राहुल गांधी लीड करेंगे क्या इस प्रोटेस्ट को? क्योंकि अभी रिसेंटली वो मिलकर आए हैं धारावी में लोगों से। वो प्रोटेस्ट करने गया ही था, प्रोटेस्ट उसने किया ही बंबई के अंदर, लेकिन इनका कोई असर नहीं है। और उसका कारण है कि अब वो जो लोग इनको ताकत देते थे, जो वहां किराए के लोग इकट्ठे होते थे, धरना प्रदर्शन करने वाले, जो इनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, पूरा फैल मचा देते थे, शहर को ठप कर देते थे, वो गायब हो चुके हैं। और वो कैसे गायब हुए, और कैसे लोगों के पहले मन बढ़ा रहता था कि गायत्री जी, एक और पुराना, मैं फिर वो 30 साल पुराना किस्सा एक सुनाता हूँ कि बॉम्बे ब्लास्ट हो चुका था, बॉम्बे ब्लास्ट हो चुका था। और उसके बाद की बात है, 5-6 महीने बाद की बात है, कि एक आदमी, उस समय चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार, और शरद पवार के ऑफिस में पहुंच गया, वो जो 6ठे फ्लोर पे था, और वहां जाकर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि अगर मुझको छेड़ा तो सबको नंगा कर दूंगा, सारा सच मैं बता दूंगा कि किसने क्या क्या किया है। तो वो आदमी, महाराष्ट्र के सीएम के 6th फ्लोर तक पहुंच जाना आसान काम नहीं है, असंभव काम है। वो आदमी रेगुलर विजिटर था, सब उसको जानते थे। उसका नाम था मौलाना जियाउद्दीन अंसारी। वो वहां पे मुंबई में मौलाना भी था, और मुंबई की एक सीट से वो विधायक भी था। तो वो जाकर उसने ये सब नाटक किया, और उसको वहां से वापस भेजा गया। लेकिन वहां से करने के बाद उसकी मर्डर हो गया, उसका मेरे ख्याल से अप्रैल 98 में उसको मार दिया गया। वो उसका मर्डर हो गया, मौलाना जियाउद्दीन अंसारी का। और उसमें फंसा, उसमें जो पकड़ा गया, उस आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं था जिसने मारा, तो वो एक तरह से सुपारी किलिंग थी। तो ये जो किस्सा मैं बहुत शॉर्ट में बताया दर्शकों को, इससे आप समझिए कि पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे होते थे, और क्या कनेक्शन। और मैं बॉम्बे ब्लास्ट से जोड़ रहा हूँ इस बात को, कि वो आया, उसने धमकी दी, चिल्ला चिल्ला कर दी, एमएलए था, कि मैं सबको नंगा कर दूंगा। और उससे कुछ दिन बाद उसका मर्डर हो जाता है। क्यों हो जाता है मर्डर? और जो मर्डर में पकड़ा जाता है आदमी, वो आज की तारीख में मुंबई में वो पादरी बना घूम रहा है। उसको पकड़ा गया, उसको सजा हुई, और आज की तारीख में पादरी है बंबई के अंदर, वो ईसाइयों का धर्म प्रचारक बना हुआ है। और उसका मौलाना जियाउद्दीन से कोई लेना देना नहीं था, उसको सुपारी दी गई थी, उसने जाकर मौलाना जियाउद्दीन को मार दिया। तो इस तरह के खेल
इस तरह के खेल वो जमीनों के खेल में और राजनीति के खेल में बंबई का जो अंडरवर्ल्ड बड़ा मशहूर है, केवल दो ही कारणों से, या तो उसको पॉलिटिकल उसके कारण है और या फिर उसके बिल्डर, जमीन के पीछे आज तक कितने लोग मारे गए। मेरा अपना मानना है, गायत्री जितना मैं पढ़ता रहा हूँ, कि बंबई के अंदर 100 से ज्यादा बिल्डर मौत के घाट उतारे जा चुके होंगे जब से धंधा शुरू हुआ है अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ का। और अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ ये कोई बड़ा भला काम नहीं था। अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ में सबसे पहले जो अंडरवर्ल्ड की एंट्री है वो है हाजी मस्तान के थ्रू। और हाजी मस्तान का तो बड़ा फेमस कोट है, तब आप लोग का तो खैर मेरे ख्याल से जन्म ही नहीं हुआ होगा, कि हाजी मस्तान ने बाकायदे पब्लिक मंच पर आकर एक बात कही थी कि मैंने स्मगलिंग में तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी और मुझको तो बिल्डर का काम शुरू से करना चाहिए था। तो आप सोच लीजिए कि बिल्डर का जो धंधा है इसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो वो कह रहा था कि मैंने स्मगलिंग में मेरी जीवन खराब हो गया, अब आके मुझे समझ में आया कि इससे ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा। तो वो जो एक छुटवैया कह सकता हूँ, अगर आप बिल्डर के कम्युनिटी की बात करिए, एक गुंडा आकर उसको चस्का लग गया। तो धारावी प्रोजेक्ट तो हजारों करोड़ का है और जिस समय वो डेवलप होकर तैयार होगा तो दसियों हजार करोड़ का होगा, दसियों हजार करोड़ का। तो ये जो बंबई के गैंगस्टर हैं ये तो कहीं बह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। उसमें जो जो बड़े लोगों की हिस्सेदारी होती थी वो हिस्सेदारी नहीं होगी। जो सबसे बड़ी समस्या इनको आग लगी हुई है। गौर करिए कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उन सबको त्याग कर राहुल गांधी बंबई क्यों पहुंच गया और जाकर वो धारावी में ही जाकर उसने क्यों अपना डेरा डाला और बाकायदा चुनौती दे के आया कि ये रोक देंगे, यहाँ पे कोई धारावी को ऐसा होना चाहिए, धारावी को वैसा होना चाहिए। अगर पब्लिक की बड़ी चिंता हो तो इनके पास बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गायब है गधे के सिर से सिंह की तरह। इनको सिर्फ पैसा ही है जो उस धारावी प्रोजेक्ट का है और बड़ी रकम है। और सबसे प्रिय विषय जो राहुल गांधी का है वो गौतम अडानी, जब गाली बकनी है तो गौतम अडानी और धारावी प्रोजेक्ट को लेकर वो अभी रुका नहीं है। वो उस दिन आकर वहां उसको बड़ा सफल नहीं हुआ, उसकी जो यात्रा थी मुंबई की वो टाइम फिस हो गई, लेकिन उस आदमी को अभी पीछा छोड़ेगा नहीं। वो जैसे जैसे धारावी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो उसका भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। और उसके बाद उसका कारण समझ लीजिए गायत्री जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन इशारों में बोलूंगा, बोलना ठीक नहीं, कि जो ये दूसरा धंधा करते हैं कानून का, कि कोर्ट से जाके स्टे ले लिया, कोर्ट ने रोक लगा दी, कोर्ट ने फलाना कर दिया, तो उसमें भी अडानी के पास इतना पैसा है कि ये इन सबको खरीद ले हो। तो अडानी को ये अदालत की लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वहां सीधे सीधे अदालत वाली, मैंने कहा इशारों में बात कर रहा हूँ, कि अदालत में किसको कहाँ कौन कैसे बिकता है और कौन कैसे खरीदा जाता है, इस बात को गौतम अडानी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जो जो विरोधी है वो सिर्फ इसी भरोसे पहुंच रहे हैं कि किसी तरह इस पर स्टे करा दो, वो इनके बस का नहीं है। अब तीसरा बचेगा कि आपने जो कहा कि राजनीतिक धरना प्रदर्शन, तो धरना प्रदर्शन करने की औकात आज की तारीख में ना तो उद्धव ठाकरे की है ना राहुल गांधी की है, और जो सबसे बड़ा सरगना था इन लोगों का इस काम में उस शरद पवार की भी नहीं है। तो का रास्ता साफ है और ये करते रहेंगे। और ये भी बता दूं कि मुंबई के जो दो बड़े चर्चित बिल्डर थे वो, उन्होंने एक तरह से जैसे मुंबई त्यागने की सोच ली है, मेरे उत्तर प्रदेश आ गए हैं। यहाँ पे उनके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं अपने मुंबई का अनुभव के साथ, और वो यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं। नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो फिर आप चैनल को दुनिया भर की बातें। दो बड़े नहीं बिल्डर, सर, नाम मत लीजिए, पीछे भी परेशान करने लग जाएंगे, पता वही चला कह रहा मेरे ना, पास ही लोगों को भेज। मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर दो बड़े बिल्डर, तो वो बिल्कुल उनके बोर्ड जो है बड़े बड़े साइन बोर्ड चमक रहे हैं, आप किसी भी हाईवे पे निकल जाइए तो उनके दिखाई देते हैं। और मुझको ताजुब ये होता है कि वो लोग 30-40 साल से धंधा कर रहे हैं, आज के नहीं है। मैंने कहा मुंबई के बड़े स्टेब्लिश बिल्डर, अगर मैं जिन दो की बात कर रहा हूँ तो उनको आप टॉप 3 में ले सकते हैं। लेकिन उनको 40 साल बाद लखनऊ याद आया, आज तक वो लखनऊ नहीं आते थे। तो अब उनको लग रहा है कि बंबई से विदाई के समय है उनके, क्योंकि जिस धंधे, क्योंकि एक तो उसमें बहुत ज्यादा कुख्यात है, जितने जितने मैंने अभी आपको हिस्ट्री सुनाई उनमें सब में उसका कहीं ना कहीं नाम आता रहा, बदनाम वो आदमी है। तो 40 साल वो उस गोरख धंधे से वो काम कर रहा था। अब उसको लगा कि वो गोरख धंधा नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पर एक जगरनाट खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम है गौतम अडानी। और वो एनाकोंडा इन सारे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जितने बिल्डर हैं,
इन सबको वो आदमी निगल जाएगा, इन सबको वो आदमी निकल जाएगा। और एक तरह से बंबई की बिल्डर इंडस्ट्री जो है वो पाक साफ हो जाएगी। मैं बड़ी विचित्र बात कह रहा हूँ, धारावी प्रोजेक्ट तो छोड़ दिए, धारावी तो बंबई की शान होगा जिस समय कंप्लीट होगा धारावी का प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ जो बिल्डर लॉबी की थी, जो बिल्डर लॉबी जो गुंडों के बल पे चलती थी, छुटभइये नेताओं के बल पे चलती थी, इनको निगल जाएंगे अडानी। और इसमें बिल्कुल फैक्ट है ये। सर कहा, मैं हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट ये कहा जाता है कि 9 फैमिलीज हैं जो पूरी की पूरी रियल एस्टेट को कंट्रोल करती हैं नहीं, मुंबई में। हाँ, डोंट लाइक दिस। दे दैट Poly is in danger as Adani has penetrated the market through government support. अच्छा से एक ये तो हो गया एक रीजन। अभी आपने कहा कि प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे के, बट एक इसमें एक नई एंट्री हुई है आजकल देख रहे हो, वो भी महाकुंभ के बारे में बड़ी उल जलूल बातें कर रहे हैं। उसका बंदे का नाम है राज ठाकरे। अभी रिसेंटली जो उनका बयान आया है, मैं शॉक्ड हूँ उस बयान को देख के, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि ये बंदा अनप्रिडिक्टेबल है, इस बंदे का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, पर एकदम से ये पलटी मारेंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। जी नहीं, राज ठाकरे को भी मैं वो जब से 2009 से मैं रीड कर रहा हूँ उस आदमी को। वो आदमी, उस आदमी का जो बयान है उसका ना तो कुंभ से कोई लेना देना है, ना भाजपा से कोई लेना देना है, ना देश से कोई लेना देना है। उसने बयान दिया क्यों है गायत्री जी? उसने बयान सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि अब बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने जा रहे हैं, जो वहाँ पे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। और वहाँ पर उसके पास कुछ लोग हैं जिसको उसको लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता हूँ, क्योंकि राज ठाकरे की आज की तारीख में पॉलिटिकल अगर आप शक्ति की बात करिए तो उस पर वो शून्य। तो और मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे निपट चुके हैं, कांग्रेस निपट चुकी है, एनसीपी का कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ उसको ऐसा विरोध में बोलना है कि वो जो अपोजिशन का स्पेस है, उस अपोजिशन के स्पेस को कवर करने के लिए वो आदमी इस तरह की बातें वो कर रहा है। बाकी उसका कब वो पलट जाएगा, आपने कहा ना कि अनप्रेडिक्टेबल है वो, तो वो उसकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है वो 2 महीने बाद योगी बाबा का स्वागत करता मिले आपको मुंबई में, उसका जहां जैसा स्वागत हो जाएगा। फिलहाल अभी राज ठाकरे को लग रहा है, और विशेषकर उद्धव ठाकरे के संदर्भ में, कि उद्धव ठाकरे के, क्योंकि सबसे ज्यादा बंबई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर जो सबसे ज्यादा पकड़ मानी जाती थी वो शिवसेना की थी, वो करीब करीब नील हो चुकी है। जो अभी विश्लेषक ये कह रहे हैं कि वहां पर पकड़ नहीं है, तो अब वहां उस हिस्से को अगर वो थोड़ा बहुत हिस्सा भी ले लेगा तो उसका पुनर्जीवित हो जाएगा वो आदमी। तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। बाकी उसकी बयान का कोई बड़ा असर पड़ना है या कोई बड़ी गंभीरता से लेगा, आपने देखा होगा कि राज ठाकरे के बयान का जवाब बंबई भाजपा के भी किसी नेता ने दिया कि बोल रहा है बोलने दो उसको, तो वो अपना उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं है। जी सही, कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा धारावी वाला? करोड़ों को तो मुझे नहीं लगता, ये अरबों का प्रोजेक्ट होगा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, नहीं बहुत सारी फैमिलीज इन्वॉल्व। हम्म। नहीं नहीं, शुरुआती जो उसका प्रोजेक्ट है वो करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए का, 4,500 करोड़ रुपए का है। अभी वो बढ़ेगा, उसकी कीमत वो तो बहुत, जिस समय बन के तैयार होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 4,500 करोड़ का अभी कहा जा रहा है उसको। तो ये तो अभी शुरुआती चरण है, कई चरण में उसका होना है। तो वो दसियों हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। और मैंने कहा ना, ये बंबई के बिल्डर जो है इनके बस का नहीं है। ये 200-400-500 करोड़ में मरते मरते रहे और मराते रहे, लोगों को मरवाते रहे, खुद मरते रहे। तो ये इनके बस का नहीं है। अब ये चुपचाप दूर से देखें तमाशा। तो अब बंबई की सुधार का समय है, इसको मैं मानता हूँ। जी सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट? नहीं नहीं, इस हाँ, ये जो सबसे बड़ा कल्याण होगा बंबई का वो ये होगा, जो मैंने राइवलरी बताई इन बिल्डरों की। इन्होंने बड़ी बड़ी हत्याएं करवाई हैं गायत्री जी। आपके समय में तो नहीं लिख रहा, आपकी माता जी के समय में कभी बात पूछिएगा। खटाऊ की साड़ियां आती थी, खटाऊ की साड़ियां पूरे देश में बिकती थी, पूरे देश में मशहूर थी। और उस खटाऊ मिल के मालिक की, सुमित खटाऊ की, उसकी भी 95 में ही हत्या की गई थी। और सिर्फ इसी बिल्डर लॉबी ने करवाई थी, क्योंकि जमीन बेचने कुछ मामला था। और वो पहले बेच नहीं रहे थे, बाद में वो बेचने को तैयार हो गए तो पता चला उस फलाने को फायदा हो जाएगा। तो खटाऊ, मिस्टर खटाऊ को जो मारा गया था, सुमित खटाऊ को, तो अपनी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में थे वो। तो किस तरह से उनका मर्डर किया गया था। तो इन लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे लोगों को मार डाला, कैसे कैसे लोगों की जान ले ली।
मैं कह तो रहा हूँ 100 से ज्यादा बिल्डरों की अगर सूची निकलेगी जिनको बंबई में मौत के घाट उतार दिया गया, और हिंदुस्तान में शायद अकेला शहर है, ये भी दर्शक समझे कि हिंदुस्तान में अकेला शहर है जहां पर इस तरह से बिल्डरों को मौत के घाट उतारा जाता रहा। ना तो दिल्ली में कभी ऐसा सुनने में आया, ना कभी कलकत्ता में ऐसा सुनने में आया, ना चेन्नई में सुनने में आया। ये भी तो बड़े शहर हैं, ये भी बड़े, यहाँ पे भी बिल्डर हैं, लेकिन बंबई के जो बिल्डर थे उनके मुंह में खून लग गया था, भेड़िए एक तरह थे वो, कि किस तरह से आदमी को मार के पैसा कमा रहे थे। और ये मैंने आपको बताया कि 30 साल पुरानी कहानी चल रही थी। उस कहानी पर विराम लगाने के लिए एक तरह से गौतम अडानी का भी शुरुआत हुई है। समय लगेगा, इसमें 5 से 10 साल का समय लगेगा, लेकिन ये जो गुंडों के सहारे, हत्याओं के सहारे, लाशों पर अपना बिजनेस करते थे, इन पर विराम लगेगा, इन पर विराम लगेगा। तो बिजनेसमैन है वो, अपना बिजनेसमैन तो हमेशा रहेंगे, जो वास्तव में बिल्डर हैं वो लोग काम करेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है, बंबई के लिए अच्छा संकेत है। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सतीश सर का फेसबुक पे, जी प्लीज। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुना दूं जरा बिल्डरों का और इनका, वो भी पूरा, मेरे पास कुछ पुरानी यादें रहती हैं कि 97, 96 या 97 की बात है। एक बिल्डर जो है बंबई के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ गया, शिकायत करने पहुंचा। उस समय कुछ प्रेस वाले भी वहां पे थे, तो वो वेट कर रहे थे सब लोग बाहर, और वो बिल्डर बैठा हुआ था, और अचानक वहीं पे खबर आई कि सदा पावले मार दिया गया। सदा पावले दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड, सब जानते थे कि वो वही बंबई में, बंबई के पूरे बिल्डर लॉबी को वो डील करता था। तो वो जैसे ही खबर आई कि सदा पावले मार दिया गया, तो बताते हैं कि वो बिल्डर उछलने लगा, वहीं जहाँ बैठा था, कुर्सी छोड़ के उछलने लगा, और उसके बाद वो बिना डिप्टी कमिश्नर से मिले ही चला गया। तो क्या कारण था? इसका मतलब वो सदा पावले के बारे में ही बात करने आया था, वही उसको परेशान कर रहा था। और सदा पावले को दर्शक अगर समझना चाहे, मैंने कहा इसीलिए आखिर में बता दूं, थोड़ा मजा आएगा लोगों को कि सदा पावले कैसा कैरेक्टर था। इसको अगर आपने सत्या पिक्चर देखी हो मनोज वाजपेयी की, तो उसमें जो कल्लू मामा थे, जिन दर्शकों ने देखी उनके समझ में आ रहा होगा, उसमें जो कल्लू मामा थे, वो कल्लू मामा को आप सदा पावले ही जानिए, दाऊद इब्राहिम का। ऐसा इंटरेस्टिंग आदमी था। और ये मैंने बताया ना कि वो बिल्डर जो है उछला, खुशी से उछलता हुआ वो बिना मिले लौट गया। तो इस तरह का आतंक इन बिल्डरों का, इन गैंगस्टरों का आतंक बिल्डरों के साथ होता था, और उनकी मजबूरी होती थी कि इनके साथ चले। उससे अब मुक्ति मिलेगी इस अडानी के धारावी प्रोजेक्ट के बाद। जब ये कंप्लीट होगा तब तक बहुत कुछ सफाई हो चुकी होगी। जी बिल्कुल सही सर। सतीश सर का फेसबुक जरूर फॉलो करिएगा सर। वहां पर पहले बहुत रेगुलरली लिखते थे, अब थोड़ा कम रेगुलरली लिखते हैं। मेरे ख्याल से हर 2 दिन में एक पोस्ट आई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी स्टोरीज पीछे और आज की दोनों मिला जुला के लिखते हैं, और बहुत अच्छी होती हैं एक्चुअली, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। सो डोंट फॉलो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम ऑन ट्विटर ऑल्सो। वहां पर भी सर रेगुलरली लिखते रहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर थैंक यू सर। हर